हेलो एवरीवन। हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत आज हम जयपुर अथवा आमेर के इतिहास को समझेंगे। तो राजस्थान का जयपुर और एवं इसके आसपास का जो क्षेत्र है, मध्यकालीन समय के अंदर इसे आमेर के नाम से जाना जाता था और आमेर के अंदर कछवाहा वंश का शासन था। कछवाहा स्वयं को भगवान राम के वंशज मानते हैं, इसीलिए इन्हें रघुवंश तिलक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रघुवंश तिलक भी कहा जाता है। आमेर वाले क्षेत्र के अंदर पहले मीणा वंश का अधिकार था और कालांतर में यहाँ पर किसका अधिकार हो जाएगा? कछवाहा वंश का अधिकार हो जाएगा। तो एक एक करके हम कछवाहा वंश के जो विभिन्न शासक थे उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कछवाहा वंश के जिन शासक के बारे में हम पढ़ेंगे उनका नाम है दुल्हे राय। उनका क्या नाम है? दुल्हे राय। दुल्हे राय का वास्तविक नाम तेजकरण था। यह लगभग 1137 ईस्वी में मध्य प्रदेश का जो नरवर नामक स्थान है वहां से राजस्थान के अंदर आए थे और राजस्थान में सबसे पहले इन्होंने दौसा के क्षेत्र के ऊपर अधिकार किया। दौसा में उस समय बड़गुजरों का अधिकार था। तो दुल्हे राय 1137 ईस्वी में मध्य प्रदेश के नरवर से आकर दौसा के जो बड़गुजर हैं इनको पराजित कर देते हैं। दौसा के बड़गुजरों को पराजित करने के बाद में इन्होंने रामगढ़, जो कि वर्तमान में जयपुर जिले के अंदर स्थित है, जहां पर पहले मीणा शासकों का अधिकार था, उनको हरा करके रामगढ़ के ऊपर अधिकार कर लेते हैं एवं रामगढ़ के अंदर जमवाय माता के मंदिर का निर्माण करवाते हैं। किसका निर्माण करवाते हैं? जमवाय माता के मंदिर का निर्माण करवाते हैं। जमवाय माता जयपुर के जो कछवाहा वंश थे उनकी कुल देवी है। याद रखना, जयपुर के कछवाहा वंश की क्या है? जमवाय माता कुल देवी है। तो सबसे पहले दुल्हे राय आते हैं, दौसा के ऊपर अधिकार करते हैं, जम्वा रामगढ़ के ऊपर अधिकार करते हैं। दुल्हे राय के बाद में अगले जो प्रतापी शासक आएंगे उनका नाम है काकिल देव। उनका क्या नाम है? काकिल देव। काकिल देव ने लगभग 1207 ईस्वी के अंदर आमेर और उसके आसपास के क्षेत्र में पाए जाने वाले जो मीणा थे उनको पराजित किया एवं उनको पराजित करके आमेर के ऊपर अपना अधिकार कर लिया तथा आमेर को अपनी राजधानी बनाया। आमेर को अपनी राजधानी बनाया एवं आमेर को अपनी राजधानी बनाने के बाद में यहाँ पर अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया। तो याद रखना, सबसे पहले आमेर को अपनी राजधानी कौन बना रहे हैं? तो सबसे पहले आमेर को अपनी राजधानी बना रहे हैं काकिल देव और यहाँ पर किसका निर्माण करवा रहे हैं? अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। काकिल देव के बाद में अगले जो प्रतापी शासक आए उनका नाम है भारमल। क्या नाम है? भारमल। भारमल का जो समय पीरियड है यह लगभग 1547 ईस्वी से 1573 ईस्वी के मध्य है। भारमल अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। भारमल ने नारनौल के युद्ध के अंदर नारनौल के जो सूबेदार थे मजनू खां, इनको हराया और इनको हराने के बाद में चतगाई खां की सहायता से इन्होंने अकबर से मुलाकात की। किससे मुलाकात की? अकबर से मुलाकात की। अकबर से मुलाकात करने के बाद में लगभग 1562 ईस्वी के अंदर यह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। किसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं? अकबर की। भारमल राजस्थान के उस समय जो तत्कालीन रियासतें थी उसमें से पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। कालांतर में हमने मेवाड़ के इतिहास में भी समझा था कि अकबर अगर राजस्थान के अधिकांश राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवा पाया तो उसमें आमेर के जो कछवाहा राजवंश के शासक थे इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो 1562 के अंदर इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की और अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद में इसकी जो बेटी थी जिसका नाम था हरकाबाई, बेटी का क्या नाम था? हरकाबाई। अपनी बेटी हरकाबाई की शादी सांबर में यह अकबर से कर देते हैं और कालांतर में हरकाबाई और अकबर के एक पुत्र होता है जिसका नाम है जहांगीर। क्या नाम है? जहांगीर। इनकी पुत्री हरकाबाई की उपाधि थी मरियम उज्जमानी। क्या उपाधि थी? मरियम उज्जमानी। तो भारमल के बारे में क्या क्या बातें याद रखनी है? एक तो इन्होंने अकबर की अधीनता सबसे पहले स्वीकार करी। अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद में सांबर के अंदर अपनी जो बेटी थी जिसका नाम था हरकाबाई, उसकी शादी किससे करी? अकबर से करी और इनका बेटा हुआ जिनका नाम था जहांगीर। हरकाबाई की उपाधि याद रखना। उपाधि क्या थी हरकाबाई की? मरियम उज्जमानी। उपाधि क्या थी? मरियम उज्जमानी। भारमल के बाद में इनके जो बेटे थे जिनका नाम था भगवंत दास, वह गद्दी पर बैठे। यह भी अकबर के समकालीन थे। भगवंत दास का जो टाइम पीरियड है यह लगभग 1573 ईस्वी से 1579 ईस्वी के मध्य है। भगवंत दास ने सरनाल अथवा गुजरात के अंदर जो मिर्जा विद्रोह था इसका दमन किया। बेसिकली अकबर ने इनको गुजरात या फिर सरनाल के अंदर भेजा था मिर्जा विद्रोह को दबाने के लिए। तो जब इन्होंने गुजरात के अंदर जाकर मिर्जा विद्रोह को शांत कर दिया तो अकबर ने भगवंत दास को नगाड़ा तथा झंडा देकर के क्या किया? सम्मानित किया। नगाड़ा तथा झंडा देकर के क्या किया? सम्मानित किया।
अकबर ने 1569 ईस्वी के अंदर अपना रणथंबोर अभियान किया था। उस रणथंबोर अभियान के दौरान भगवत दास ने अकबर का साथ दिया था एवं उस अभियान में भगवत दास का जो पुत्र था जिसका नाम था मान सिंह, जो कि अगले आमेर के शासक बनेंगे, वह भी उपस्थित थे। भगवत दास जो है, इसको अकबर ने लगभग 7 वर्षों तक पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया था। कालांतर में भगवत दास की बेटी थी जिसका नाम था मानबाई। क्या नाम था? मानबाई। मानबाई की उपाधि थी शाही बेगम। मानबाई की इन्होंने शादी अकबर का जो बेटा था जिसका नाम था जहांगीर, उनसे कर दी थी। और जहांगीर का कालांतर में बेटा होगा जिसका नाम था खुसरो। क्या नाम था? खुसरो। यह खुसरो मानबाई तथा जहांगीर का पुत्र था। जब अपन ने मारवाड़ का शासक पढ़ा था, तब अपन ने समझा था कि मारवाड़ के शासक उदय सिंह, जिनकी पुत्री का नाम था मानीबाई, उन्होंने भी अपनी शादी जहांगीर से कर दी थी। तो दोनों को कंफ्यूज मत करना। आमेर के जो शासक है भगवंत दास, इनकी पुत्री का नाम है मानबाई। इनकी पुत्री का क्या नाम है? मानबाई। जबकि जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री का क्या नाम था? मानीबाई। दोनों की ही शादी किससे हुई थी? जहांगीर से। तो जो आमेर वाली मानबाई है और जहांगीर, इनका तो बेटा हुआ था खुसरो, इसकी तो आगे चल के मृत्यु हो जाएगी। जबकि जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री जो थी मानीबाई एवं जहांगीर, इनका जो बेटा होगा उनका नाम है शाहजहां अथवा खुर्रम, जो कि जहांगीर के बाद में अगले शासक बनेंगे। जो कि जहांगीर के बाद में अगले शासक बनेंगे। जहांगीर की शराब की आदतों से तंग आकर ये जो मानबाई थी, यह आत्महत्या कर लेती है। क्या कर लेती है? आत्महत्या कर लेती है। तो भगवंत दास के बारे में कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है? यह भी अकबर के समकालीन थे। इन्होंने गुजरात के मिर्जा विद्रोह को दबाया था, इसीलिए अकबर ने इन्हें झंडा व नगाड़ा देकर सम्मानित किया था। यह 7 वर्षों तक पंजाब के सूबेदार रहे थे। रणथंबोर अभियान के दौरान इन्होंने अकबर की सहायता की थी। इन्होंने अपनी बेटी मानबाई की शादी जहांगीर से की थी एवं इनके पुत्र का नाम था खुसरो। मानबाई की उपाधि याद रखना क्या थी? शाह बेगम। कालांतर में मानबाई जहांगीर की शराब की आदतों से तंग आकर क्या कर लेती है? आत्महत्या कर लेती है। भगवंत दास के बाद में अगले जो प्रतापी शासक बैठेंगे गद्दी पर आमेर की, उनका नाम था मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह। मान सिंह भी अकबर के समकालीन था। मान सिंह का जो समय पीरियड है, यह लगभग 1589 ईस्वी से 1614 ईस्वी तक है। अकबर की मृत्यु के बाद में कुछ समय तक मान सिंह जहांगीर के भी समकालीन रहे थे। मान सिंह का जब राज तिलक हुआ, इस समय अकबर ने इन्हें 5000 का मनसबदार बनाया। कितने का मनसबदार बनाया? 5000 का मनसबदार बनाया। कालांतर में जहांगीर इनके मनसबदार को बढ़ा करके कितना कर देता है? 7000 का मनसबदार कर देता है। कितने का मनसबदार कर देता है? 7000 का मनसबदार। तो मान सिंह को स्टार्टिंग में कितने का मनसबदार बनाया गया था? 5000 का। बाद में कितना कर दिया गया? 7000 का। मनसबदार क्या था? तो मुगल शासक अपने अधीन जितने भी जो शासक थे, उनको मनसब दिया करते थे। क्या दिया करते थे? मनसब। जिस भी शासक का जितना अधिक मनसब था, यह माना जाता था कि वह मुगल जो बादशाह है उसका उतना ही क्या है? खास है। तो मान सिंह को 7000 का मनसबदार कर दिया गया था। स्टार्टिंग में 5000 का मनसबदार था। अकबर ने मान सिंह को काबुल का, बिहार का तथा बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। जब इन्होंने अकबर ने जब मान सिंह को काबुल का गवर्नर नियुक्त किया, तो काबुल में इन्होंने मिर्जा विद्रोह का दमन किया। मिर्जा उस समय जो था उसका नाम था हकीम। क्या नाम था? हकीम। इसके विद्रोह को दबाया। कालांतर में पुनः 1581 से लेकर 1586 ईस्वी तक यह काबुल में रहता है। और काबुल में जो 5 कबीले थे, उसमें से प्रमुख कबीले जैसे रोशनिया, यूसुफजाई, इनके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के बाद में और इन 5 कबीलों के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद में आमेर का जो झंडा है, इस झंडे का रंग कैसा हो गया? पचरंगा हो गया। स्टार्टिंग के अंदर आमेर का जो झंडा है वह झाड़शाही झंडा था। आमेर के झंडे के ऊपर झाड़ीनुमा संरचना बनी हुई थी। लेकिन काबुल के अभियान के दौरान इन 5 कबीलों को हराने के बाद में मान सिंह के समय आमेर का जो झंडा है वह कैसा हो गया? पंचरंगी हो गया। तो याद रखना, आमेर का झंडा पचरंगी कब हुआ था? मान सिंह के समय। तो ये तो बात करी जब इनको काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था। जब इनको बिहार का गवर्नर नियुक्त किया, तो इन्होंने क्या क्या किया? एक तो जब ये बिहार के गवर्नर थे, तब मानपुर नामक इन्होंने बिहार के अंदर कस्बा बसाया अपने नाम के ऊपर। दूसरा, बिहार के अंदर रोहतासगढ़ के जो किले हैं इनका निर्माण करवाया। तीसरा, बिहार के अंदर जो बेकटपुर नामक जगह है,
वहां पर भवानी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया। वहां पर किसका निर्माण करवाया? वहां पर भवानी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त बिहार में जो गया नामक स्थान है, वहां पर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। बिहार के गया में किसका निर्माण करवाया? महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये तो इनके कुछ प्रमुख निर्माण थे जो इन्होंने आमेर के बाहर बिहार के अंदर करवाए। कौन कौन से थे? एक तो बिहार के अंदर मानपुर नामक तो क्या बसाया? कस्बा बसाया। रोहतासगढ़ में किले का निर्माण करवाया। बेकटपुर के अंदर भवानी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया एवं गया बिहार के अंदर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। मानसिंह ने बिहार में जो गिद्धौर के शासक थे जिनका नाम था पूरणमल, उनको हराया तथा गया के शासक अनंत चेरू को हराया। गया के शासक अनंत चेरू को हराया। बिहार के अतिरिक्त इन्हें उड़ीसा का भी गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो उड़ीसा के अंदर इन्होंने उड़ीसा के जो तत्कालीन शासक थे जिसका नाम था नासिर खां और कतलू खां, नासिर खां और कतलू खां को ये हरा देते हैं एवं पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर था उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर क्या करते हैं? नियंत्रण स्थापित करते हैं। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के जो खुर्द के शासक थे जिनका नाम था राजा रामचंद्र देव, उनको भी ये क्या करते हैं? पराजित करते हैं। तो याद रखना, अकबर की ओर से लड़ते हुए मान सिंह ने बिहार के अंदर नियंत्रण स्थापित किया, बिहार के अतिरिक्त उड़ीसा के अंदर नियंत्रण स्थापित किया, यहाँ के शासकों को हराया तथा यहाँ के शासकों को हराने के साथ साथ यहाँ पर कुछ प्रमुख मंदिर एवं कुछ प्रमुख किलों तथा कुछ प्रमुख नगरों को भी जो है वो बसाया। कालांतर में उड़ीसा के बाद में बंगाल के जो अभियान था, बंगाल के अभियान के दौरान इन्होंने अकबर नगर की स्थापना करी। यह अकबर नगर वर्तमान में राजमहल के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त मान सिंह ने पूर्वी बंगाल के जो शासक थे जिनका नाम था केदार, क्या नाम था? केदार। पूर्वी बंगाल के शासक केदार को भी हराया तथा केदार को हराने के बाद में पूर्वी बंगाल से यह शिला माता की मूर्ति को लेकर आए। शिला माता जो है वह आमेर के शासकों की इष्ट देवी है। क्या है? इष्ट देवी है। पूर्वी बंगाल से शिला माता की मूर्ति को ला करके जयपुर में जो आमेर के किले हैं, आमेर आमेर के अंदर क्या किया? स्थापित करवाया। आमेर के अंदर क्या किया? स्थापित करवाया। तो ये तो कुछ इनके प्रमुख अभियान थे जो इन्होंने आमेर से बाहर किए। कौन कौन से थे? तो एक तो था, याद रखना, काबुल। इनके अभियान जरूर याद रखना। पहला तो कौन सा था? काबुल। पहला कौन सा था? काबुल। तो काबुल के अंदर 5 कबीलों को हराया। उसके बाद में आमेर का झंडा कैसा हो गया? पंचरंगी। आमेर का झंडा कैसा हो गया? पंचरंगी। फिर बिहार के अंदर इन्होंने अभियान किया, बंगाल के अंदर अभियान किया और कहां पर अभियान किया? उड़ीसा के अंदर। कहां पर अभियान किया? उड़ीसा के अंदर। ये तीनों अभियानों की बातें याद रखना। इसके अतिरिक्त इन्होंने वृंदावन के अंदर राधा गोविंद मंदिर का निर्माण करवाया। वृंदावन में किसका निर्माण करवाया? राधा गोविंद मंदिर का निर्माण करवाया। आमेर में इन्होंने क्या क्या करवाया? तो आमेर के किले का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त इनकी रानी थी जिनका नाम था कर्मावती। क्या नाम था? कर्मावती। जब मानसिंह अपना बंगाल का अभियान कर रहे थे तो बंगाल अभियान के दौरान इनके पुत्र जगत सिंह भी इनके साथ थे और बंगाल अभियान के दौरान इनके बेटे जगत सिंह की मृत्यु हो जाती है लड़ाई करते हुए। उसकी याद में मानसिंह की जो रानी थी जिनका नाम था कनकावती, इन्होंने आमेर के अंदर जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण। जगत शिरोमणि ये जो नाम है यह जगत सिंह से आया है। यहाँ पर जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। इस जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है और यह भगवान श्री कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी पूजा स्वयं मीराबाई चित्तौड़ के अंदर किया करती थी। मीराबाई कहाँ किया करती थी? चित्तौड़ के अंदर किया करती थी। 6 जुलाई 1614 ईस्वी को मान सिंह की दक्षिण भारत में एलिचपुर नामक स्थान पर मृत्यु हो गई दक्षिण भारत के अभियान के दौरान। जहांगीर उस समय दक्षिण भारत के अभियान कर रहा था। अब मान सिंह के प्रमुख दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? तो मान सिंह के एक तो दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था पुंडरीक विठल, दूसरे थे राय मुरारी दास एवं तीसरे थे जगन्नाथ। पुंडरीक विठल की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? तो पुंडरीक विठल की प्रमुख पुस्तकें हैं राग माला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नृतक निर्णय, दूनी प्रकाश एवं मान प्रकाश। सॉरी, दूनी प्रकाश तक ही है। पुंडरीक विठल की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है? पुंडरीक विठल की प्रमुख पुस्तकें हैं राग माला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तक निर्णय एवं दूनी प्रकाश। मान सिंह के दूसरे जो दरबारी विद्वान थे उनका नाम था राय मुरारी दास। इनकी प्रमुख पुस्तक कौन कौन सी है? तो इनकी प्रमुख पुस्तक है मान प्रकाश। प्रमुख पुस्तक कौन सी है? मान प्रकाश।
मान सिंह के ही तीसरे दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था जगन्नाथ। जगन्नाथ की जो प्रमुख पुस्तक है उनका नाम है मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। क्या नाम है? मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। क्या नाम है? मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। तो ये थे मान सिंह के समय के कुछ प्रमुख दरबारी विद्वान। नाम याद रखना कौन कौन से थे। पुंडरीक विट्ठल, राय मुरारी दास एवं जगन्नाथ। इसके साथ साथ इनकी पुस्तकों के नाम भी हमें याद रखने हैं। मान सिंह की उपाधि क्या क्या थी? तो मान सिंह की एक तो उपाधि थी मिर्जा राजा। क्या उपाधि थी? मिर्जा राजा। दूसरी इनकी उपाधि थी फरजंद। दूसरी इनकी उपाधि कौन सी थी? फरजंद। ये दोनों उपाधियां मान सिंह को अकबर ने दी थी। किसने दी थी? अकबर ने दी थी। तो मान सिंह की मृत्यु हो जाती है 1614 ईस्वी के अंदर। मान सिंह की मृत्यु के बाद में दिल्ली के जो सुल्तान थे उस समय जहांगीर थे। जहांगीर के बाद में उनके बेटे शाहजहां अथवा खुर्रम अगले जो है वह मुगल शासक बनेंगे। मान सिंह के बाद में आमेर के अंदर अगले जो प्रतापी शासक आए उनका नाम था मिर्जा राजा जय सिंह। क्या नाम था? मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह का जो समय पीरियड है यह 1621 ईस्वी से 1667 ईस्वी के मध्य है। मिर्जा राजा जय सिंह का समय पीरियड जो है यह 46 वर्ष तक था। इन्होंने टोटल लगभग 46 वर्षों तक जो है वह आमेर की गद्दी के ऊपर शासन किया। यह कछवाहा वंश के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले क्या थे? शासक। लगभग 46 वर्षों तक। इन्होंने जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब के साथ कार्य किया था। देखो, अकबर की मृत्यु के बाद में शासक कौन बने? जहांगीर। जहांगीर की मृत्यु के बाद में शासक कौन बने? शाहजहां। शाहजहां के बाद में शासक बनेंगे औरंगजेब। कौन बनेंगे? औरंगजेब। और औरंगजेब के बाद में शासक बनेंगे औरंगजेब के बाद में जो है शासक बनेंगे उनका नाम है मुअज्जम। क्या नाम है? मुअज्जम। मुअज्जम अथवा बहादुर शाह फर्स्ट। ये क्रोनोलॉजी थोड़ी सी याद रखना, क्योंकि अगर ये क्रोनोलॉजी आपको याद है तो राजस्थान के राजाओं को आप बहुत अच्छे तरीके से समराइज कर पाओगे, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे और याद रखने में जो है वो बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो याद रखना, मिर्जा राजा जय सिंह किसके समकालीन थे? स्टार्टिंग के अंदर जहांगीर के समकालीन थे, कालांतर में यह शाहजहां एवं औरंगजेब के क्या थे? समकालीन थे। जहांगीर ने 1623 ईस्वी के अंदर इनको दक्षिण भारत के जो अहमदनगर था उसका विद्रोह दबाने के लिए भेजा। दक्षिण भारत में उस समय अहमदनगर के ऊपर मलिक अंबर ने विद्रोह कर दिया था। किसने विद्रोह कर दिया था? मलिक अंबर ने। कालांतर में जहांगीर ने इन्हें 1629 ईस्वी में जो उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र है वहां पर उज्बेकों के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा और इन्होंने उज्बेकों विद्रोह का क्या किया? दमन किया। और 1630 ईस्वी के अंदर इन्होंने खाने जहां लोदी का विद्रोह दबाया। किसका विद्रोह दबाया? खाने जहां लोदी का विद्रोह दबाया। तो याद रखना, जहांगीर के टाइम पीरियड के अंदर इन्होंने दक्षिण भारत में मलिक अंबर का विद्रोह दबाया। 1629 में जो पश्चिमी सीमांत प्रांत है वहां पर उज्बेकों का विद्रोह दबाया और 1630 ईस्वी के अंदर खाने जहां लोदी का विद्रोह दबाया। जहांगीर के बाद में शासक कौन बने? जहांगीर के बाद में दिल्ली के जो है वो शासक बने, उनका नाम था शाहजहां। क्या नाम था उनका? शाहजहां। शाहजहां के समय 1636 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर और जो गोलकुंड अभियान था उसके अंदर साथ दिया। किनका? शाहजहां का। और 1637 ईस्वी के अंदर शाहजहां ने इनको मिर्जा राजा की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? मिर्जा राजा की उपाधि दी। मिर्जा राजा की उपाधि दी तथा उपाधि देकर जो इनका एक और सेनापति था शाहजहां का जिसका नाम था शुजा, उसके साथ कंधार अभियान पर भेजा। उसके साथ कंधार अभियान पर भेजा। तो पहले अपन ने बात की थी कि जहांगीर ने इनको कौन कौन से अभियान पर भेजा। दूसरा हमने देखा कि शाहजहां ने इनको कौन कौन से अभियान पर भेजा। तो शाहजहां ने एक तो इनको कौन से अभियान पर भेजा था? गोलकुंडा अभियान के ऊपर और बीजापुर अभियान के ऊपर। दूसरा इनको कहाँ भेजा? दूसरा इनको भेजा कंधार अभियान पर। दूसरा कहाँ भेजा? कंधार अभियान पर। तो ये दोनों बातें याद रखना। और शाहजहां की भी जो उपाधि थी उसका क्या नाम था? मिर्जा राजा। लेकिन शाहजहां को सॉरी मिर्जा राजा जय सिंह की भी उपाधि क्या थी? मिर्जा राजा। किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। जबकि इससे पहले जो हमने शासक पढ़ा था जिनका नाम था मान सिंह, उनकी भी उपाधि क्या थी? मिर्जा राजा। लेकिन उनको वो उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। शाहजहां की मृत्यु के बाद में शाहजहां के जो बेटे थे उनके बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ और उन उत्तराधिकार संघर्ष के अंदर कौन जीत जाता है? अंत के अंदर औरंगजेब जीत जाता है। तो शाहजहां के बेटों के बीच में जो प्रमुख रूप से उत्तराधिकार संघर्ष के अंदर जो युद्ध हुए थे उसमें से एक तो था बहादुरपुर का युद्ध 1658 ईस्वी के अंदर।
दूसरा था सामूगढ़ का युद्ध, और जो तीसरा था वह था दोराई का युद्ध। तीसरा कौन सा युद्ध था? दोराई का युद्ध। तो 1658 ईस्वी का जो बहादुरपुर का युद्ध था, यह शाहजहां के बेटे दारा शिकोह एवं शुजा के मध्य लड़ा गया था। इस बहादुरपुर के युद्ध के अंदर जो मिर्जा राजा जयसिंह थे, वह दारा शिकोह के सेनापति के रूप में लड़े थे और इन्होंने शुजा को हरा दिया था। कालांतर में सामूगढ़ का जो युद्ध था, वह दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुआ था, और सामूगढ़ के युद्ध के अंदर औरंगजेब जीत जाता है एवं दारा शिकोह हार जाता है। तो सामूगढ़ के युद्ध के अंदर औरंगजेब के जीतने के बाद में यह किसकी तरफ आ जाते हैं? औरंगजेब की तरफ, औरंगजेब के पक्ष के अंदर आ जाते हैं। बाद में फिर दोराई का युद्ध, जो कि औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य था, उसमें यह औरंगजेब के सेनापति के रूप में लड़ते हैं और दारा शिकोह को हरवा देते हैं, और फाइनली औरंगजेब जो है वो शासक बन जाता है। तो वापस देखो, तीन युद्ध थे। बहादुरपुर के युद्ध के अंदर तो ये किसकी तरफ से लड़ रहे हैं? दारा शिकोह की तरफ से। और सामूगढ़ और दोराई के युद्ध में ये किसकी तरफ से लड़ रहे हैं? औरंगजेब की तरफ से। किसकी तरफ से लड़ रहे हैं? औरंगजेब की तरफ से। सामूगढ़ के युद्ध के अंदर हालांकि स्टार्टिंग के अंदर ये औरंगजेब की तरफ नहीं थे, लेकिन वो तो जब औरंगजेब युद्ध जीत जाता है तो उसके बाद में ये औरंगजेब के पक्ष में आ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि मुगल उत्तराधिकार संघर्ष के अंदर शाहजहां के बाद में जो मुगल उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था, उसमें मिर्जा राजा जयसिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब इसी दौरान क्या होता है कि औरंगजेब का जब उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा है, उस समय जो जोधपुर के शासक है जसवंत सिंह, उनके और औरंगजेब के मनमुटाव हो जाते हैं। तो जब अपने मारवाड़ का इतिहास पढ़ा था, तब हमने समझा था कि जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य जो समझौता है वह मिर्जा राजा जयसिंह ही करवाते हैं। कालांतर में औरंगजेब दक्षिण भारत के अभियान करता है। कहाँ के अभियान करते हैं ये? दक्षिण भारत के अभियान करते हैं शिवाजी के खिलाफ। किसके खिलाफ? शिवाजी के खिलाफ। तो औरंगजेब के दक्षिण भारत अभियान के दौरान औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के खिलाफ दक्षिण भारत में भेजा, और मिर्जा राजा जयसिंह जो है वो थोड़ा सा सफल भी हो जाते हैं, और इन्हीं के प्रयासों से पुरंदर की संधि होती है। पुरंदर की संधि शिवजी शिवाजी एवं औरंगजेब के मध्य हुई थी। इस संधि के अंदर औरंगजेब के जो प्रतिनिधि थे वह थे मिर्जा राजा जयसिंह। औरंगजेब के प्रतिनिधि कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह। इस संधि की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी थी पुरंदर की संधि की? तो एक शर्त तो ये थी कि शिवाजी के पास जो 35 किले हैं, इन 35 किलों में से 23 किले किसको सौंप दिए जाएंगे? मुगलों को। 23 किलो किसको सौंप दिए जाएंगे? मुगलों को। इसके अलावा शिवाजी जो है वह औरंगजेब की मदद करेगा, मुगलों की मदद करेगा बीजापुर अभियान में। किसमें? बीजापुर अभियान में। तीसरी इसकी शर्त ये रखी गई कि शिवाजी का जो बेटा है संभाजी, यह मुगल दरबार में उपस्थित होंगे, और संभाजी को 5000 का मनसबदार बनाया जाएगा। कितने का मनसबदार बनाया जाएगा? 5000 का मनसबदार बनाया जाएगा। चौथी इसकी शर्त यह रखी गई कि अगर आवश्यकता होगी तो शिवाजी मुगल जो सेना है उसकी सेवाओं में क्या होंगे? उपस्थित होंगे। मुगलों की सेवाओं में उपस्थित होंगे। इस संधि के दौरान एक इतालवी यात्री था जिनका नाम था निकोलो मनुची, यह भी इस संधि के दौरान उपस्थित था। तो याद रखना, पुरंदर की संधि मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से हुई थी। यह संधि शिवाजी एवं औरंगजेब के मध्य थी। इस संधि की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी थी? एक तो शिवाजी के पास जो 35 किले हैं, इसमें से 23 किले किसको दिए जाएंगे? मुगलों को। दूसरा, मुगलों का शिवाजी साथ देंगे बीजापुर अभियान में, इसके अतिरिक्त उनको सैन्य सहायता भी उपलब्ध करवाएंगे। तीसरी शर्त ये थी कि शिवाजी का जो बेटा था जिनका नाम था संभाजी, वह मुगल दरबार के अंदर हाजिरी देंगे और उनको 5000 का मनसबदार बनाया जाएगा। उनको क्या बनाया जाएगा? 5000 का मनसबदार बनाया जाएगा। दूसरा फैक्ट ये याद रखना कि पुरंदर की संधि के समय एक इतालवी यात्री जिनका नाम था निकोलो मनुची, यह भी क्या थे? उपस्थित थे। तो बीजापुर अभियान में हालांकि औरंगजेब को इतनी सफलता नहीं मिल पाती है। बीजापुर अभियान के बाद में औरंगजेब मिर्जा राजा जय सिंह को वापस से कहाँ बुला लेते हैं? आमेर के अंदर बुला लेते हैं, दिल्ली की तरफ बुला लेते हैं। और उसके बाद में 2 जुलाई 1667 ईस्वी के अंदर बुरहानपुर में मिर्जा राजा जयसिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब के अभियानों की अगर सफलता का किसी को श्रेय दिया जा सकता है तो वह मिर्जा राजा जयसिंह है। लेकिन औरंगजेब क्या एक क्रूर शासक था, वह कभी अप्रिशिएट नहीं करता था कि इन्होंने मेरे लिए कुछ किया है या फिर इनकी वजह से मैं जो है अपने साम्राज्य को एक्सपेंड कर पा रहा हूँ। तो मिर्जा राजा जयसिंह बेसिकली एक ऐसे शासक के लिए लड़े जिन्होंने कभी उनका इंपॉर्टेंस समझा नहीं। और इसी को देखते हुए जो जादूनाथ सरकार है,
उन्होंने ये कहा कि साहब जय सिंह की मृत्यु एलिजाबेथ के दरबार के जो सदस्य वोलसिंगम की भांति हुई, जिन्होंने अपना बलिदान ऐसे स्वामी के लिए दिया जो काम में तो कठोर था लेकिन मूल्यांकन में कृतज्ञ था। इस और जो एक बर्नियर यात्री जो कि औरंगजेब के समय भारत के अंदर आया हुआ था, उसने अपने यात्रा वृत्तांतों के अंदर लिखा कि राजा जय सिंह, ये जो मिर्जा राजा जय सिंह है, यह हिंदुस्तान के सबसे मालदार शासकों में से एक है। यह हिंदुस्तान के सबसे मालदार शासकों में से एक है। साथ ही उस समय का जो पूरा साम्राज्य था मुगलों का, उस समय शायद सबसे बुद्धिमान भी है, मुगलों में सबसे बुद्धिमान भी है। ये तो अपन ने बात करी कि औरंगजेब और जहांगीर और शाहजहां के समय मिर्जा राजा जयसिंह ने उनके कौन कौन से अभियानों में साथ दिया। अब हम देखेंगे कि मिर्जा राजा जयसिंह की प्रमुख सांस्कृतिक उपलब्धियां कौन कौन सी है। तो अपने दक्षिण भारत के अभियान के दौरान इन्होंने औरंगाबाद के अंदर जयसिंहपुरा नाम से नगर बसाया। इसके अतिरिक्त इन्होंने आमेर के अंदर जयगढ़ किले का निर्माण करवाया। आमेर में किसका निर्माण करवाया? जयगढ़ के किले का निर्माण करवाया। याद रखना, आमेर के किलों का निर्माण किसने करवाया था? मान सिंह ने। जबकि जयगढ़ के किले का निर्माण कौन करवा रहा है? मिर्जा राजा जयसिंह। पहले जो है जयगढ़ के किले को चिल्ह का टीला कहा जाता था। बाद में तो यहाँ पर जयगढ़ के किले का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवा ही दिया। मिर्जा राजा जयसिंह खुद 4 भाषाएं जानता था। इनको संस्कृत आती थी, हिंदी आती थी, तुर्की आती थी एवं फारसी आती थी। मिर्जा राजा जयसिंह के प्रमुख दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? तो मिर्जा राजा जयसिंह के एक तो दरबारी विद्वान थे, उनका नाम था बिहारी जी। दूसरे इनके दरबारी विद्वान थे, उनका नाम था कुलपति मिश्र। तीसरे इनके दरबारी विद्वान थे, उनका नाम था राय कवि। तीसरे दरबारी विद्वान कौन थे? राय कवि। बिहारी जी की प्रमुख कृति का नाम है बिहारी सतसई। ये जो बिहारी सतसई है, इसमें श्रृंगार रस के तथा भक्ति रस के लगभग 713 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? लगभग 713 दोहे हैं। दूसरे जो इनके प्रमुख दरबारी विद्वान थे, जिनका नाम था कुलपति मिश्र, यह बिहारी जी के भांजे थे। इन्होंने लगभग 52 पुस्तकें लिखी। इन 52 पुस्तकों से हमें जो मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिण भारत के अभियान है, जो इन्होंने औरंगजेब के समय किए थे, उनकी जानकारी प्राप्त होती है। मिर्जा राजा जयसिंह के तीसरे जो दरबारी विद्वान थे, उनका नाम था राय कवि एवं इनकी पुस्तक का नाम है जयसिंह चरित्र। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? जयसिंह चरित्र। मिर्जा राजा जयसिंह के बाद में अगले जो हम प्रतापी शासक पढ़ेंगे, उनका नाम है सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह का शासन पीरियड लगभग 1700 से लेकर 1743 ईस्वी के मध्य था। और इनका नाम तो जयसिंह था, लेकिन इनको ये जो उपाधि है ना सवाई, ये दी थी औरंगजेब ने। किसने दी थी? औरंगजेब ने। याद करो, अभी हमने इनसे पहले मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में पढ़ा था। मिर्जा राजा जयसिंह ने औरंगजेब के दक्षिण भारत के अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त औरंगजेब की जो शिवाजी के साथ संधि थी, जिसे हम पुरंदर की संधि कहते हैं, वो भी मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाई थी। औरंगजेब ने इनको सवाई की उपाधि इसलिए दी, सवाई का मतलब होता है एक से भी ज्यादा। भाई पहले जो जयसिंह आया था, आप उनसे भी ज्यादा पावरफुल हो, आप उनसे भी ज्यादा वीर हो, आप उनसे भी ज्यादा वाकपटु हो, आपके अंदर उनसे भी ज्यादा क्षमता है। इसलिए औरंगजेब ने जयसिंह को क्या उपाधि दी? सवाई की उपाधि दी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में अन्य शासक बनेंगे। सवाई जयसिंह जो है वह लगभग 7 मुगल बादशाहों के समकालीन थे। किसके? 7 मुगल बादशाहों के समकालीन। उनमें से एक कौन थे? औरंगजेब। औरंगजेब की जब मृत्यु हुई तो औरंगजेब के एक बेटे का नाम था मुअज्जम, दूसरे का नाम था आजम। आजम और मुअज्जम के बीच में गद्दी को लेकर के उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। मुअज्जम आगे चल के इस उत्तराधिकार संघर्ष में जीत जाता है और मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से क्या बनता है? अगला शासक बनता है। किस नाम से बनता है? बहादुर शाह प्रथम के नाम से क्या बनता है? शासक बनता है। तो ओवरऑल औरंगजेब के बाद में अगला शासक कौन बना? बहादुर शाह प्रथम। तो जब मुअज्जम और आजम के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था, उस समय आमेर के शासक ये जो सवाई जयसिंह जी थे, इन्होंने साथ दिया आजम का, लेकिन जीत कौन गया? मुअज्जम। मुअज्जम कह दो या फिर बहादुर शाह प्रथम कह दो। तो जीतने के बाद में ये जो बहादुर शाह प्रथम है, ये आमेर के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और आक्रमण करके सवाई जयसिंह के जो छोटे भाई थे, जिनका नाम था विजय सिंह जी, उनको यहाँ का शासक बना देते हैं। तो अब आमेर से कौन निकल गए? आमेर से सवाई जयसिंह निकल गए और किसका शासन आ गया? तो मुगल ने सवाई जयसिंह के जो छोटे भाई थे विजय सिंह जी, उनको क्या बना दिया? आमेर का शासक बना दिया और आमेर का नाम बदल करके इस्लामाबाद अथवा मोमिनाबाद कर दिया। आमेर का नाम बदल के क्या कर दिया? इस्लामाबाद अथवा मोमिनाबाद कर दिया।
ये वही टाइम है जब मारवाड़ वाले अजीत सिंह भी शासन प्राप्ति के लिए जो है वो संघर्ष कर रहे थे। अब क्या होगा, इधर आमेर के सवाई जयसिंह भी शासन से हट चुके हैं, अजीत सिंह को अभी तक शासन मिला नहीं। तो आमेर वाले सवाई जयसिंह, मारवाड़ वाले अजीत सिंह और मेवाड़ के जो शासक थे अमर सिंह सेकंड, ये तीनों मिलके एक समझौता करते हैं जिसे हम देबारी समझौते के नाम से जानते हैं। किस समझौते के नाम से जानते हैं? देबारी समझौते के नाम से। देबारी समझौता 1708 ईस्वी में किया गया समझौता है। कब किया गया था? 1708 ईस्वी के मध्य। और देबारी समझौते के बाद में सवाई जयसिंह का वापस से अधिकार हो पाया आमेर के ऊपर, अजीत सिंह का अधिकार हो पाया मारवाड़ के दो या फिर जोधपुर के ऊपर। तो देबारी समझौते के बाद में 1709 के अंदर अजीत सिंह और आमेर वाले सवाई जयसिंह ये दोनों मिलके मुगल सेनापति सैयद हुसैन खां को पराजित कर देते हैं सांबर के युद्ध में। कहां पर? सांबर के युद्ध में। सांबर बेसिकली जयपुर के पास ही स्थित एक जगह है जहां पर सांबर झील भी स्थित है। और वापस से किसके ऊपर अधिकार कर लेते हैं सवाई जयसिंह? आमेर के ऊपर अपना अधिकार कर लेते हैं। ये जो सांबर का युद्ध था, इस युद्ध के बाद में सांबर के ऊपर जयपुर और मारवाड़ दोनों का जो है वह संयुक्त कब्जा माना गया। जयपुर और मारवाड़ दोनों का संयुक्त अधिकार माना गया, क्योंकि अजीत सिंह और सवाई जयसिंह दोनों ने मिलकर के सांबर वाले युद्ध के अंदर मुगल सेनापति सैयद हुसैन खां को हराया था। और क्या क्या उपलब्धियां है सवाई जयसिंह की? तो सवाई जयसिंह के समय जब मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला। कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला। इस दौरान भरतपुर के अंदर मोहक्कम सिंह और जो बदन सिंह था, इसके मध्य उत्तराधिकार संघर्ष हो गया, है ना, कि बेसिकली अगले शासक कौन बनेगा, इसको लेकर के इनके बीच में मतभेद थे। तो आमेर के जो शासक थे सवाई जयसिंह जी, इन्होंने बदन सिंह का साथ दिया। किसका साथ दिया? बदन सिंह का साथ दिया। और बदन सिंह को एक तो डीग की जागीर दी। डीग की क्या करी? जागीर दी। दूसरा उनको ब्रजराज की उपाधि दी। दूसरा उनको ब्रजराज की उपाधि दी। और भरतपुर का ये जो संघर्ष था, भरतपुर का जो विद्रोह था, इसको शांत करवा दिया। मुगल बादशाह बहादुर शाह मोहम्मद शाह रंगीला इससे खुश हुए और उन्होंने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? राज राजेश्वर की उपाधि दी। तो ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात देखो कि गंगवाना का जो युद्ध है, यह लड़ा गया था बीकानेर एवं जोधपुर के बीच में। किसमें लड़ा गया था? बीकानेर एवं जोधपुर के बीच में 1741 ईस्वी के अंदर। बीकानेर के उस समय शासक थे जोरावर सिंह जी, एवं जोधपुर के जो उस समय शासक थे जिनका नाम था अभय सिंह जी, जिनके समय खेजड़ली घटना भी घटित हुई। तो गंगवाना वाले युद्ध के अंदर इन्होंने बीकानेर के जोरावर सिंह की सहायता करी थी सवाई जय सिंह ने, और इन्होंने उनकी सहायता करी जोरावर सिंह की। तो जोधपुर के जो शासक थे अभय सिंह जी, वो क्या कर गए? हार गए। अगली उपलब्धि सुनो। मुगल बादशाहों ने सवाई जयसिंह को 3 बार मालवा का मुगल सूबेदार नियुक्त किया था। 3 बार मालवा का एज ए मुगल सूबेदार नियुक्त किया था। सबसे पहले तो 1713 में किया था फर्रुख सियार ने। उसके बाद में 1730 एवं 1732 में मोहम्मद शाह रंगीला ने किया। मैंने आपको पहले बताया था कि शिवाजी की के समय पुरंदर की संधि हुई थी, और उसके बाद में शिवाजी के जो वंशज थे उनको औरंगजेब ने गिरफ्तार करके जेल में डाल रखा था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उनके जो उत्तराधिकारी आएंगे बहादुर शाह प्रथम, वो क्या करते हैं कि उनके शिवाजी के जो वंशज थे उनको फ्री कर देते हैं। शिवाजी के वंशज फ्री होने के बाद में 1707 के बाद में मराठाओं का जो प्रभाव है उनके अंदर, पेशवा काफी पावरफुल हो गए और मराठा जो है एक शक्ति के रूप में स्थापित हो गए महाराष्ट्र एवं इसके आसपास वाले इलाके की तरफ। और मराठा लगातार चुनौती दे रहे थे मुगल बादशाहों को, और जयपुर के, और कह दो या फिर उस समय तत्कालीन जो राजस्थान की रियासतें थी वहां पर भी मराठा निरंतर आक्रमण कर रहे थे। हमने मेवाड़ के इतिहास में पढ़ा भी था कि सबसे पहले मराठाओं ने अगर चोट कहीं से वसूल किया था तो वो संग्राम सिंह सेकंड के टाइम पे मेवाड़ से किया था। तो मराठाओं के लगातार जो आक्रमण है वो तत्कालीन राजस्थान की रियासतों के ऊपर बढ़ते जा रहे थे, स्पेशली वर्तमान समय का जो राजस्थान मध्य प्रदेश की बाउंड्री से लगने वाले जो रियासतें थी उनके अंदर। तो मुगलों ने क्या किया? मुगलों ने सवाई जयसिंह को मालवा का 3 बार सूबेदार नियुक्त किया, और सवाई जयसिंह की जो है वो मराठाओं के साथ युद्ध हुए। कौन कौन से प्रमुख युद्ध है? तो एक तो है पीलसूंड का युद्ध, जो कि 1715 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध सवाई जयसिंह और मराठाओं के मध्य था। इस युद्ध के अंदर सवाई जयसिंह विजेता रहता है। याद रखना, इस युद्ध के अंदर कौन विजेता रहता है? सवाई जयसिंह। दूसरा युद्ध लड़ा गया मंदसौर का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया? मंदसौर का युद्ध। मंदसौर का युद्ध के अंदर मराठे जीत जाते हैं। यह युद्ध जब लड़ा गया उस समय मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला, और इसमें कौन जीत जाते हैं? मराठा जीत जाते हैं।
तीसरा जो युद्ध लड़ा गया वह था रामपुरा का युद्ध। कौन सा था? रामपुरा का युद्ध। रामपुरा का युद्ध के अंदर भी मराठा जीत जाते हैं। कौन जीत जाते हैं? मराठा जीत जाते हैं। तो याद रखना, खाली पीली सूंद के युद्ध के अंदर तो सवाई जयसिंह जीतता है, बाकी मंदसौर और रामपुरा के युद्ध के अंदर सवाई जयसिंह हार जाते हैं। अगर आपको रामपुरा वाले युद्ध से रिलेटेड एक घटना और याद आ रही हो, जो कि मैंने आपको मेवाड़ के इतिहास में पढ़ाई थी, मेवाड़ के इतिहास में पढ़ाई थी। मेवाड़ वाले इतिहास को पढ़ाते समय मैंने आपको समझाया था कि मेवाड़ के शासक जगत सिंह सेकंड के समय 17 जुलाई 1734 ईस्वी को मराठाओं के खिलाफ राजस्थान के सभी राजाओं का एक संघर्ष सम्मेलन बुलाया गया था, जिसको हम बोलते हैं हुरडा सम्मेलन। क्या बोलते हैं? हुरडा सम्मेलन। और हुरडा सम्मेलन का एक निर्णय ये भी लिया गया था कि वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद कोटा का जो रामपुरा है, वहां पर हम मराठाओं के खिलाफ क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। हालांकि इस रामपुरा के युद्ध के अंदर सवाई जयसिंह का साथ अधिकांश राजाओं ने नहीं दिया, और इसी कारण से सवाई जयसिंह ये हार भी गए थे ये वाला युद्ध। इसीलिए हम कहते हैं कि हुरडा सम्मेलन जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। और उसका प्रमुख कारण यही था कि भाई राजाओं के जो है उस समय आपसी मतभेद थे, जिसके कारण हुरडा सम्मेलन भी विफल रहा था। तो भाई हुरडा सम्मेलन यहाँ पे याद रखना। हुरडा सम्मेलन के अंदर सवाई जयसिंह ने पार्टिसिपेट किया था, और उसी से ये रामपुरा का युद्ध की एक छोटा सा लिंक मैंने यहाँ पर जो है जोड़ने की कोशिश करी है। इसके अतिरिक्त एक घटना और है, वो है धौलपुर समझौता, जो कि 1741 ईस्वी के अंदर मुगलों के और उनके मध्य हुई थी, मराठाओं के मध्य। इस धौलपुर समझौते के अंदर मुगल मोहम्मद शाह रंगीला का जो प्रतिनिधि थे वो थे सवाई जयसिंह, जबकि मराठाओं के जो प्रतिनिधि थे वो थे बालाजी बाजीराव। कौन थे? पेशवा बालाजी बाजीराव। तो धौलपुर समझौता याद रखना किसके समय हुआ था? सवाई जयसिंह के समय। किसके समय हुआ था? सवाई जयसिंह के समय। इस समय मुगल बादशाह कौन थे? मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये तो हमने अभी तक पढ़ी सवाई जयसिंह की प्रमुख युद्ध के रूप में जो उनकी उपलब्धियां थी, प्रमुख कौन कौन से युद्ध उन्होंने जीते, और मुगल बादशाहों के साथ उन्होंने उस समय तत्कालीन जो है क्या अपनी भूमिका निभाई। अब हम समझते हैं सवाई जयसिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। सवाई जयसिंह ने एक तो 1740 ईस्वी के अंदर आमेर के अंदर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। इस यज्ञ के जो पुरोहित थे वो थे पुंडरिक रत्नाकर। कौन थे? पुंडरिक रत्नाकर। और अश्वमेध यज्ञ के जो घोड़े को दीप सिंह कुंभानी ने पकड़ लिया था, और उसके बाद में जो है फिर अश्वमेध यज्ञ यहीं पे समाप्त हो गया था। अश्वमेध यज्ञ में क्या किया जाता है? बेसिकली एक घोड़ा छोड़ा जाता है, घोड़े के ऊपर शासक का नाम वगैरह ये लिखा हुआ होता है, और घोड़े को मुक्त रूप से छोड़ दिया जाता है। और ये माना जाता है कि घोड़ा जिस जिस क्षेत्र में घूम जाएगा वह अब उस राजा की टेरिटरी हो जाएगी, और घोड़े को पकड़ने का अर्थ होता है कि आप जो है राजा के शासन को क्या कर रहे हो? चुनौती दे रहे हो। तो याद रखना भी 1740 ईस्वी के अंदर आमेर में सवाई जयसिंह ने क्या करवाया था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। पुरोहित कौन थे उसके? पुंडरिक रत्नाकर। पुरोहित का क्या नाम था? पुंडरिक रत्नाकर। इसके अलावा सवाई जयसिंह के समय ही जयपुर की स्थापना करी। वर्तमान का जो हमें जयपुर दिखाई देता है यह एक्चुअल में सवाई जयसिंह के समय स्थापित किया गया था। कब स्थापित करवाया गया था? सवाई जयसिंह के समय। तो सवाई जयसिंह ने 18 नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर की स्थापना करी। जयपुर की स्थापना के जो आर्किटेक्ट थे, जो वास्तुकार थे, उनका नाम था विद्याधर भट्टाचार्य। क्या था? विद्याधर भट्टाचार्य। और इसके अंदर एक पुर्तगाली ज्योतिष थे जिनका नाम था जेवियर डी सिल्वा। उन जेवियर डी सिल्वा की भी क्या ली गई थी? सहायता ली गई थी। ये क्या थे? ज्योतिषी थे जो पुर्तगाल के थे। जयपुर को बगदाद के इराक एवं चाइना का जो कैंटन शहर है, उन कैंटन शहर की तर्ज के ऊपर बसाया गया है। जयपुर को 9 वर्गों के सिद्धांत के आधार पर बसाया गया है। कितने वर्गों के सिद्धांत के आधार पर? 9 वर्गों के सिद्धांत के आधार पर। जयपुर की स्थापना में जो सबसे पहली इमारत बनाई गई थी उसका नाम था बादल महल। क्या नाम था उसका? बादल महल। यह जयपुर की पहली इमारत थी। पहले इस स्थान को शिकार होदी कहा जाता था। जहां पे आज बादल महल बना हुआ है, पहले उस समय क्या कहा जाता था? शिकार होदी। इसके अतिरिक्त एक फैक्ट और है कि जयपुर जो है वह भारत का पहला आधुनिक एवं नियोजित शहर है। भारत का पहला एवं आधुनिक नियोजित शहर है। प्रॉपर टाउन प्लानिंग के साथ जो है वो जयपुर को बसाया गया था। इसलिए आप आज भी देखोगे, अगर आप पुराने जयपुर में जाओगे तो सड़कें आपको समकोण पर काटती हुई दिखाई देगी। सड़कों की चौड़ाई वर्तमान समय की जो सिटी है उनकी तुलना में काफी चौड़ी है। सड़कों के दोनों तरफ प्रॉपर जो दुकान वगैरह है उनके लिए जगह रखी गई है। जयपुर को 2019 के अंदर यूनेस्को
ने जयपुर शहर को जो है वह विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया था। किस में सूची कर लिया था? विश्व विरासत सूची में। तो एक तो सवाई जयसिंह ने किसकी स्थापना करी? जयपुर की। किसकी स्थापना करी? जयपुर की। दूसरा, जयपुर में आप जाओगे तो वहां पर आपको नाहरगढ़ का किला दिखाई देगा। नाहरगढ़ का किला है, यह भी सवाई जयसिंह ने निर्माण करवाया। इस किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने मराठाओं के खिलाफ सुरक्षा के लिए करवाया था। किसके लिए करवाया था? मराठाओं के खिलाफ सुरक्षा के लिए। इसको जो है वो जयपुर का पहरेदार किला भी कहा जाता है। पहले नाहरगढ़ के किले का नाम सुदर्शनगढ़ था। क्या नाम था? सुदर्शनगढ़ था। कालांतर में नाहर सिंह के नाम पर, नाहर सिंह जो भूमिया जी थे उनके नाम पर इनका नाम क्या रख दिया गया? नाहरगढ़ रख दिया गया। तो पहला इन्होंने जयपुर का निर्माण करवाया, दूसरा नाहरगढ़ का निर्माण करवाया, तीसरा इन्होंने जयपुर के अंदर चंद्र महल का निर्माण करवाया, जिसे हम वर्तमान में सिटी पैलेस बोलते हैं। चंद्र महल जो है यह एक 7 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला इमारत है? 7 मंजिला इमारत है। तो जयपुर का निर्माण करवाया, नाहरगढ़ का निर्माण करवाया, तीसरा चंद्र महल का निर्माण करवाया, चौथा जयपुर के अंदर जो गोविंद देव जी का मंदिर है उसका निर्माण करवाया। गोविंद देव जी का क्या करवाया? गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण करवाया। गोविंद देव जी का जो मंदिर है यह गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। जयपुर के शासक स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान मानकर शासन किया करते थे। भाई जयपुर का राजा तो कौन है? गोविंद देव जी है। हम तो खाली गोविंद देव जी के बिहाफ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पर रूल कर रहे हैं। मेवाड़ वाले जो शासक है वह स्वयं को किसका दीवान मान के करते थे? तो मेवाड़ वाले शासक स्वयं को एकलिंग जी जो है उनका दीवान मानकर क्या करते थे? शासन करते थे। गोविंद देव जी वाले मंदिर के अंदर जो भगवान श्री कृष्ण की अथवा गोविंद देव जी की जो मूर्ति है वह वृंदावन से लाई गई थी। कहां से लाई गई थी? वृंदावन से लाई गई थी। इसके अलावा सवाई जयसिंह ने जयपुर के अंदर जल महल का निर्माण करवाया। जयपुर के अंदर जो मानसागर झील है जिसका निर्माण मान सिंह ने करवाया था, उस मानसागर झील के अंदर जल महल का निर्माण करवाया। और इसी जल महल के अंदर जब इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था 1740 में, उस समय यज्ञ के जो ब्राह्मण थे उनको जल महल के अंदर रुकवाया गया था। जयपुर में पेयजल की व्यवस्था के लिए इन्होंने हरमाड़ा नहर का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? हरमाड़ा नहर का निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह ने देवारी समझौता किया था 1708 के अंदर, और देवारी समझौते की एक शर्त ये भी थी कि मेवाड़ के जो शासक थे अमर सिंह सेकंड, उनकी जो पुत्री थी जिनका नाम था चंद्र कंवर, उसकी शादी किनसे की जाएगी? सवाई जयसिंह से की जाएगी। तो वो जो सिसोदिया रानी थी चंद्र कंवर, अपनी सिसोदिया रानी चंद्र कंवर के लिए इन्होंने सिसोदिया रानी के महलों का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? सिसोदिया रानी के महल। यह जो सिसोदिया रानी के महल है यह जयपुर में ही स्थित है। इसके अलावा जयगढ़ का किला, जयगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने। किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने नहीं, दोनों में कंफ्यूज मत होना। जयगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने। उस जयगढ़ के किले के अंदर इन्होंने जयबान तोप लगाई। यह जयबान तोप जो है यह सबसे बड़ी तोप है जो कि राजस्थान के अंदर पाई गई है। इसके अलावा इन्होंने जंतर मंत्र का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? जंतर मंत्र का। ओवरऑल इन्होंने पूरे देश के अंदर लगभग 5 स्थानों पर जंतर मंत्र का निर्माण करवाया था। उसमें से एक जंतर मंत्र जयपुर के अंदर भी स्थित है। 5 जंतर मंत्र कौन कौन से थे? तो सबसे पहला था दिल्ली, यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले जंतर मंत्र का निर्माण करवाया। दूसरा था जयपुर, जयपुर वाला जो जंतर मंत्र है यह सबसे बड़ा है। इसे 2010 में यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें शामिल कर लिया गया है। तो याद रखना, दो चीजें हैं, एक तो जयपुर शहर को विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है, जयपुर शहर और उसका परकोटा। दूसरा जंतर मंतर। ये जो जंतर मंतर है जयपुर वाला, यहाँ पर आपको एक सौर घड़ी दिखेगी। यह जो सौर घड़ी है यह विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी है और इसको सम्राट यंत्र कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सम्राट यंत्र कहते हैं। तो पहला इन्होंने कहाँ बसाया था? दिल्ली में जंतर मंतर। दूसरा जयपुर में। तीसरा इन्होंने बनाया था उज्जैन। उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। चौथा इन्होंने बनाया था बनारस के अंदर। और पांचवा इन्होंने बनाया था मथुरा के अंदर। पांचवा कहाँ बनाया था? मथुरा के अंदर। तो आर्किटेक्चर एक बार वापस से मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, याद रखना। इन्होंने जयपुर की स्थापना करी 18 नवंबर 1727 के अंदर। आर्किटेक्चर थे विद्याधर भट्टाचार्य। सबसे पहले यहाँ पे जो बिल्डिंग बनाई गई उसका नाम था बादल महल, और इसको जो है 2019 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में क्या कर लिया? शामिल कर लिया। दूसरा, सवाई जयसिंह ने किसका निर्माण करवाया? दूसरा इन्होंने निर्माण करवाया नाहरगढ़ का। क्यों करवाया? मराठाओं के खिलाफ। इसे जयपुर का पहरेदार किला भी कहा जाता है। पहले इसे क्या कहा जाता था? सुदर्शनगढ़ कहा जाता था। पहले इसे क्या कहा जाता था? सुदर्शनगढ़। तीसरा, इन्होंने चंद्र महल का निर्माण करवाया जिसे वर्तमान में सिटी प्लेस कहा जाता है। यह एक 7 मंजिला इमारत है।
चौथा, इन्होंने जयपुर के अंदर गोविंद देव जी का मंदिर करवाया। इसकी मूर्ति ये वृंदावन से लेकर आए थे। यह गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। पांचवा, इन्होंने जयपुर में जो मानसागर झील है उसके अंदर जल महल का निर्माण करवाया। छठा, इन्होंने पेयजल के लिए हरमाड़ा नहर का निर्माण करवाया। सातवां, अपनी सिसोदिया रानी चंद्र कंवर के लिए जयपुर में सिसोदिया रानी के महलों का निर्माण करवाया। आठवां, इन्होंने जयपुर के अंदर जो जयगढ़ का किला है जिसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था, उसके अंदर सबसे बड़ी तोप जयबान तोप का निर्माण करवाया। इसके अलावा इन्होंने जंतर मंतर बनाए। जंतर मंतर जो है टोटल 5 जंतर मंतर बनाए थे। एक दिल्ली में, दूसरा जयपुर में, तीसरा उज्जैन में, चौथा बनारस में और पांचवा मथुरा के अंदर। दिल्ली वाला सबसे पहला जंतर मंतर था। जयपुर वाला सबसे बड़ा जंतर मंतर है जिसको 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया था। तो ये तो थे इनके प्रमुख स्थापत्य कला के अंदर इन्होंने क्या क्या करवाए। अब देखते हैं हम इनकी सांस्कृतिक अथवा साहित्यिक उपलब्धियां। जयसिंह जो है यह स्वयं एक अच्छे लेखक थे। जयसिंह ने स्वयं एक पुस्तक अथवा ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है जयसिंह कारिका। क्या नाम है? जयसिंह कारिका। तो जयसिंह कारिका किसकी पुस्तक है? सवाई जयसिंह की। इसके अलावा 1725 में इन्होंने जी जे मोहम्मद शाही एक नक्षत्र सारणी का निर्माण करवाई। देखो, सवाई जयसिंह जो है यह नक्षत्रों में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। जंतर मंतर अगर आप कभी घूमने जाओगे तो यहाँ पर बहुत सारे उस समय प्राकृतिक ऐसे यंत्रों का निर्माण किया गया है जो बिना किसी एनर्जी से चलते हैं, एक्यूरेट टाइम बताते हैं, एक्यूरेट ग्रहों की पोजीशन बताते हैं। सूर्य के प्रकाश से उस समय समय का निर्धारण किया जाता था। बड़ी बड़ी सौर सौर जो घड़ियां हैं वहां पर बनी हुई है। तो जयसिंह ने खुद कौन सी पुस्तक लिखी थी? जयसिंह कारिका। कौन सी पुस्तक लिखी थी? जयसिंह कारिका। और एक नक्षत्र नक्षत्र सारणी का निर्माण करवाया था जिसका क्या नाम था? जी जे मोहम्मद शाही। क्या नाम था? जी जे मोहम्मद शाही। जयसिंह के प्रमुख दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? इनका नाम जरूर याद रखना। तो एक तो थे पुंडरीक रत्नाकर। कौन थे? पुंडरीक रत्नाकर। दूसरे थे पंडित जगन्नाथ। तीसरे थे केवल राम। चौथे थे नयन चंद्र मुखर्जी। और पांचवे थे मोहम्मद शोहरी एवं मोहम्मद शरीफ। तो प्रमुख दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? पुंडरीक रत्नाकर, पंडित जगन्नाथ, केवल राम, नयन चंद्र एवं मोहम्मद मेहरी। अब इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी है हम इनको समझ लेते हैं। तो पुंडरीक रत्नाकर की प्रमुख पुस्तक है जयसिंह कल्पद्रुम। पुंडरीक रत्नाकर की पुस्तक का क्या नाम है? जयसिंह कल्पद्रुम। दूसरे इनके दरबारी विद्वान थे पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ की पुस्तक का नाम है सिद्धांत सम्राट एवं सिद्धांत कौस्तुभ। पुस्तक का क्या नाम है? सिद्धांत सम्राट एवं सिद्धांत कौस्तुभ। इसके अतिरिक्त पंडित जगन्नाथ ने यूक्लिड की जो ज्यामिति थी उसका संस्कृत के अंदर भी अनुवाद किया था। यूक्लिड की ज्यामिति का किस में अनुवाद किया था? संस्कृत के अंदर। सवाई जयसिंह के तीसरे जो दरबारी विद्वान थे उनका नाम था केवल राम। केवल राम ने एक फ्रेंच पुस्तक थी जिसका नाम था लागोरिथम। फ्रेंच पुस्तक का क्या नाम था? लागोरिथम। केवल राम ने इस फ्रेंच पुस्तक लागोरिथम का संस्कृत में अनुवाद किया। किस में अनुवाद किया? संस्कृत में अनुवाद किया। चौथे जो इनके दरबारी विद्वान थे उनका नाम था नयन चंद्र मुखर्जी। नयन चंद्र मुखर्जी ने एक अरबी पुस्तक थी जिसका नाम था उकर। अरबी पुस्तक का क्या नाम था? उकर। नयन चंद्र मुखर्जी ने अरबी पुस्तक उकर का संस्कृत के अंदर अनुवाद किया। तो याद रखना, कंफ्यूज मत होना। यूक्लिड की ज्यामिति का अनुवाद किसने किया? पंडित जगन्नाथ ने। फ्रेंच पुस्तक लागोरिथम का अनुवाद किसने किया? केवल राम ने। अरबी पुस्तक उकर का अनुवाद किसने किया? नयन चंद्र मुखर्जी ने। किसमें किया? संस्कृत भाषा के अंदर। सवाई जयसिंह को साहित्य का इतना शौक था कि इन्होंने बकायदा 2 बंदे नियुक्त किए। उनका नाम था मोहम्मद मेहरी एवं मोहम्मद शरीफ। और मोहम्मद मेहरी तथा मोहम्मद शरीफ को विदेशों से पुस्तकें लाने के लिए भेजा। विदेशों से पुस्तक लाने के लिए भेजा। तो पहले अपन ने सवाई जयसिंह का क्या समझा? स्थापत्य कला के योगदान। स्थापत्य कला में योगदान। दूसरा हमने समझा कि साहित्य के अंदर इनका क्या योगदान था। अब हम समझेंगे चित्रकला के अंदर। अब हम किसके अंदर समझेंगे? चित्रकला के अंदर। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि सवाई जयसिंह को सवाई क्यों कहा जाता था। युद्ध के अंदर भी विजय प्राप्त कर रहे हैं। इतना अच्छा आर्किटेक्चर इनके समय का बना हुआ है। जयपुर का किला, नाहरगढ़ का किला, गोविंद देव जी का मंदिर, है ना। और मानसागर के अंदर जल महल हो गए, सिसोदिया रानी के महल हो गए। अब देखते हैं कि चित्रकला के अंदर इनका क्या योगदान था और सामाजिक सुधार के अंदर इनका क्या योगदान था। सवाई जयसिंह ने जयपुर के अंदर सूरत खाना की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी? सूरत खाना की।
सूरतकाना में खूब सारे चित्रकार रहते थे और वो अलग अलग जो है वो चित्र बनाते थे, जिन्हें हम आगे की जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर समझेंगे। तो इन्होंने सूरतखाना नाम से क्या किया, एक चित्रकला विभाग की स्थापना करी। चित्रकला के बाद में हम देखते हैं इनके प्रमुख सामाजिक सुधार के प्रयास कौन कौन से थे। तो महिलाओं से संबंधित जो उस समय कुरीतियां चल रही थी उसके अंदर सवाई जयसिंह ने सुधार करने का प्रयास किया। सवाई जयसिंह ने सती प्रथा पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, बाल विवाह पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। इसके अलावा जो अंतर जातीय विवाह है उसको प्रोत्साहन किया तथा विधवा विवाह को भी क्या किया, प्रोत्साहित किया। उस समय के हिसाब से ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी और एक अग्रगामी सुधार थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने साधु संतों को गृहस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया तथा साधु संतों के लिए मथुरा के पास में एक गांव बसाया जिसका नाम था वैरागपुरा। गांव का क्या नाम था, वैरागपुरा। इसके अलावा इन्होंने ब्राह्मणों के अंदर चल रहे जो आपसी मतभेद थे उनको भी जो है वो समाप्त किया। ब्राह्मणों के आपसी मतभेद या फिर आपसी जो भेदभाव थे उनको भी समाप्त करने के प्रयास किए। तो सवाई जयसिंह की सांस्कृतिक समाज सुधार के रूप में, स्थापत्य कला के रूप में ये जो प्रमुख उपाधियां थी ये हमें याद रखनी है। सवाई जयसिंह के बाद में देखो अब समझते हैं हम क्या होता है। हमने एक चीज पढ़ी थी अभी कि औरंगजेब था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उसके बेटे आजम और मुअज्जम के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष होता है। आजम और मुअज्जम के बीच में क्या होता है, उत्तराधिकार संघर्ष। मुअज्जम का ही क्या नाम है, बहादुर शाह प्रथम। सवाई जयसिंह किसका साथ देता है, आजम का। इसको क्या करता है सवाई जयसिंह, सपोर्ट करता है। लेकिन जीत कौन जाता है, मुअज्जम या फिर बहादुर शाह फर्स्ट। इसलिए मुअज्जम क्या करता है, सवाई जयसिंह के ऊपर अटैक करता है और सवाई जयसिंह को मदद लेने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, मेवाड़। कहाँ जाना पड़ता है, मेवाड़। मेवाड़ में उस समय शासक कौन था, अमर सिंह सेकंड। कौन था, अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड। तो मेवाड़ के शासक अमर सिंह सेकंड, आमेर के शासक सवाई जयसिंह और बीकानेर और जोधपुर के जो शासक थे जिनका नाम था अजीत सिंह। इन तीनों के मध्य 1708 में एक समझौता हुआ जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम जानते हैं देबारी समझौते के नाम से। किस नाम से जानते हैं, देबारी समझौते के नाम से। देबारी समझौते के बाद में सांबर का युद्ध होता है और सांबर के युद्ध के अंदर सवाई जयसिंह, अजीत सिंह और ये सब मिलके मुगल जो सेनापति होता है उसको हरा देते हैं और सवाई जयसिंह वापस कहाँ के शासक बन जाते हैं, आमेर के। और अजीत सिंह कहाँ के शासक बन जाते हैं, जोधपुर के। इतनी बात आई। ये जो देवारी समझौता था इसकी एक शर्त ये थी कि अमर सिंह सेकंड की जो एक बेटी थी जिसका नाम था चंद्र कंवर, चंद्र कंवर की शादी किससे की जाएगी, आमेर के शासक सवाई जय सिंह से। और इन दोनों का जो बेटा होगा वही क्या बनेगा, अगला शासक बनेगा। वही क्या बनेगा, अगला शासक बनेगा। तो चंद्र कंवर और सवाई जय सिंह का जो बेटा हुआ उसका नाम था माधो सिंह। उसका क्या नाम था, माधो सिंह। उसका क्या नाम था, माधो सिंह। अब कहानी ये हुई कि सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद में जो अगला शासक बना वो माधो सिंह नहीं बना। माधो सिंह नहीं बना। सवाई जयसिंह की एक और खींची रानी थी। इस खींची रानी का जो पुत्र था जिसका नाम था ईश्वरी सिंह। क्या नाम था, ईश्वरी सिंह। अब ईश्वरी सिंह और माधो सिंह इन दोनों के बीच में क्या होगा, उत्तराधिकार संघर्ष। इन दोनों के बीच में क्या होगा, उत्तराधिकार संघर्ष। तो बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया। अब हम आमेर के अगले शासक को समझते हैं। तो सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद में अगले शासक कौन बने, ईश्वरी सिंह। कौन बने, ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह जो है यह लगभग 1743 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक जो है इनका शासन पीरियड रहा। और ईश्वरी सिंह के बाद में शासक कौन बनेंगे, माधो सिंह। कैसे शासक बनेंगे, इन दोनों चीजों को हम समझते हैं। देबारी समझौते में क्या कहा गया था कि चंद्र कंवर का बेटा अगला शासक बनेगा। तो माधो सिंह शासक नहीं बन के ईश्वरी सिंह शासक बन जाता है। ईश्वरी सिंह सवाई जयसिंह की जो खींची रानी थी जिनका नाम था सूरज कंवर, उनके पुत्र थे। तो देबारी समझौता का यहाँ पे उल्लंघन नहीं हुआ, इसीलिए ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। इनके बीच में दो युद्ध होते हैं। पहला जो युद्ध था वह था राजमहल का युद्ध। राजमहल बेसिकली वर्तमान में जो टोंक है वहां पर है। राजमहल अथवा जो टोंक का युद्ध है यह 1747 में हुआ था। इसमें ईश्वरी सिंह का साथ दिया था भरतपुर, भरतपुर के शासक सूरजमल ने। जबकि माधो सिंह का सपोर्ट कौन कर रहा है, माधो सिंह का सपोर्ट कर रहा है उसके ननिहाल वाले जगत सिंह सेकंड, मेवाड़ के शासक। इसके अतिरिक्त बूंदी के शासक उम्मेद सिंह, कोटा के शासक दुर्जन साल एवं मराठाओं में भी कौन, होलकर।
तो राजमहल या टोंक का युद्ध 1747 किस किस के मध्य हुआ था? ईश्वरी सिंह एवं माधो सिंह के मध्य। क्यों हुआ था? तो आमेर की गद्दी को लेकर के। इस युद्ध के अंदर भैया ईश्वरी सिंह जीत जाते हैं। ईश्वरी सिंह इस युद्ध के अंदर जीत जाते हैं और इस युद्ध में जीतने की खुशी के अंदर ईश्वरी सिंह ने जयपुर के अंदर इसर लाट की रचना करवाई। किसकी रचना करवाई? इसर लाट या फिर सरगासुली की रचना करवाई। अगर आप कभी जयपुर के अंदर जाओ तो आपको ये 7 मंजिला इसर लाट अथवा सरगा रसूली दिखाई देगी। कहाँ दिखाई देगी? तो जयपुर में जो चौड़ा रास्ता है, चौड़ा रास्ता जहां पर एंड होता है वहां पर जंतर मंतर जाने का एक गेट है, उसी के पास में 7 मंजिला यहाँ पर एक ऐसे टावर जैसी संरचना बनी हुई है जो क्या कहलाती है? इसर लाट या सरगासुली कहलाती है। किसने बनवाई थी? ये ईश्वरी सिंह ने। क्यों बनवाई थी? राजमहल अथवा जो टोंक का युद्ध था इसकी जीत की खुशी के अंदर। तो भाई माधो सिंह के लिए बहुत नुकसानदायक बात होगी, इतने लोग मिलके भी ईश्वरी सिंह को नहीं हरा पाए। तो अगले ही साल 1748 के अंदर वापस से बगरू का युद्ध होता है। बगरू बेसिकली जयपुर के अंदर ही स्थित एक क्षेत्र है। बगरू का युद्ध होता है और वापस से वही टीम होती है। ईश्वरी सिंह का सपोर्ट कौन कर रहे हैं? सूरजमल भरतपुर वाले। और माधो सिंह का सपोर्ट कौन कर रहे हैं? उसके ननिहाल वाले जगत सिंह सेकंड, बूंदी के उम्मेद सिंह, दुर्जन साल कोटा के शासक एवं मराठे। इस बार पेशवा और होलकर दोनों आए थे, जबकि इससे पहले वाले युद्ध के अंदर खाली होलकर थे। बगरू के युद्ध के अंदर माधो सिंह हरा देता है ईश्वरी सिंह को। माधो सिंह किसको हरा देता है? ईश्वरी सिंह को। माधो सिंह जीत जाता है। इस जीत के बाद में फिर ईश्वरी सिंह माधो सिंह को 5 परगने देता है और थोड़े टाइम के लिए जो है मामला शांत हो जाता है। अब मराठे, चूंकि देखो मराठे भी जीत जाते हैं माधो सिंह के साथ, तो मराठे बार बार ईश्वरी सिंह को परेशान करते हैं युद्ध हर जाने के लिए। किसके लिए परेशान करते हैं? युद्ध हर जाने के लिए। तो ईश्वरी सिंह इतना ज्यादा परेशान हो जाता है युद्ध हर जाना दे दे करके कि फिर वो आत्महत्या कर लेता है। जहर खाकर क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। तो इस प्रकार ईश्वरी सिंह की मृत्यु के बाद में अगला शासक कौन बनेगा? माधो सिंह। अगला शासक कौन बनेगा? माधो सिंह। माधो सिंह का जो टाइम पीरियड है यह लगभग 1750 से 1768 ईस्वी के मध्य था और यह ईश्वरी सिंह के आत्महत्या करने के बाद में शासक बना था। अब शासक बनते ही जो मराठे पहले ईश्वरी सिंह को युद्ध हर जाने के लिए परेशान कर रहे थे, अब वो माधो सिंह को परेशान करने लग गए। तो माधो सिंह ने 10 जनवरी 1751 ईस्वी के अंदर जयपुर में मराठाओं का कत्लेआम करवाया। मराठाओं का कत्लेआम करवाया कि मेरे से युद्ध हर जाना मांगने की जरूरत नहीं है, अगर मेरे से युद्ध हर जाना मांगोगे तो भाई तुम्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। 1759 ईस्वी के अंदर फिर काकोड़ अथवा टोक के युद्ध के अंदर ये मराठाओं को हरा देता है। काकोड़ अथवा काकोड़ बेसिकली टोक के अंदर एक जगह है, वहां पर मराठाओं को हरा देता है। तो ये तो हो गए मराठाओं के साथ माधो सिंह के जो मतभेद थे। अब हम देखते हैं भटवाड़ा के युद्ध को समझते हैं। देखो भटवाड़ा का युद्ध क्या होता है कि कोटा का शासक होता है शत्रुसाल। कोटा का शासक कौन होता है? शत्रुसाल। शत्रुसाल रणथंबोर के ऊपर अपना अधिकार मानता है। किसके ऊपर? रणथंबोर के किले पर अपना अधिकार मानता है। अब माधो सिंह के समय क्या होता है कि माधो सिंह के समय जो मुगल बादशाह था उसका नाम था अहमद शाह। क्या नाम है? अहमद शाह। अब अहमद शाह के संबंध बिगड़े हुए थे, एक तो अवध के नवाब सफदरजंग से और दूसरा भरतपुर के शासक से। तो माधो सिंह क्या करता है, अवध के नवाब सफदरजंग और जो भरतपुर के राजा थे जिनका नाम था सूरजमल, इन दोनों का समझौता करवा देता है अहमद शाह से। इन दोनों का समझौता किससे करवा देता है? अहमद शाह से। मतलब इन तीनों का आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है, समझौता करवा देता है। तो अहमद शाह माधो सिंह से खुश होता है कि बताओ अब कुछ गिफ्ट तो देना पड़ेगा भाई, समझौता करवा दिया तो अहमद शाह माधो सिंह को रणथंबोर जो है वो किला गिफ्ट के अंदर कर देता है। रणथंबोर का किला क्या कर देता है? गिफ्ट के अंदर कर देता है। तो अब माधो सिंह को लगता है रणथंबोर के ऊपर मेरा अधिकार है। इधर कोटा का शत्रु साल है, वो समझ रहा है कि रणथंबोर के ऊपर मेरा अधिकार है। तो कोटा का शत्रु साल माधो सिंह के ऊपर अटैक कर देता है रणथंबोर के किले को लेकर के। और 12 के अंदर इनका युद्ध होता है जिसको अपन भटवाड़ा के युद्ध के नाम से जानते हैं। किस युद्ध के नाम से जानते हैं? भटवाड़ा के युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस भटवाड़ा वाले युद्ध के अंदर कोटा का जो शत्रु साल है यह जीत जाता है। यह जीत जाता है। तो याद रखना क्यों लड़ा गया था? रणथंबोर के किले को लेकर जो है भटवाड़ा का युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच में हुआ था यह युद्ध? तो यह युद्ध माधो सिंह एवं कोटा के जो शत्रुसाल थे इनके मध्य हुआ था। इस युद्ध के अंदर शत्रुसाल का जो सेनापति था उसका नाम था जालिम सिंह झाला। क्या नाम था? जालिम सिंह झाला।
तो ये अपन ने पढ़े मराठाओं के प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे। मराठाओं के साथ माधो सिंह के प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे, इसके अलावा माधो सिंह की प्रमुख घटनाएं तो कौन कौन सी थी। मराठाओं का कत्लेआम करवाया, अपने भाई ईश्वरी सिंह को जो है ये हरा देता है, दूसरी बात। तीसरी बात कि बंटवाड़ा का जो युद्ध था उसके अंदर ये खुद हार जाता है। अब इसकी उपलब्धियां और सुनो। 1763 ईस्वी के अंदर माधो सिंह अपने नाम से सवाई माधोपुर की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? सवाई माधोपुर की। तो राजस्थान में आज का जो आपको सवाई माधोपुर दिखता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1763 ईस्वी के अंदर। किसने की थी? आमेर के शासक माधो सिंह ने। और क्या निर्माण कार्य करवाए माधो सिंह ने? तो जयपुर के अंदर आपको जो मोती डूंगरी के महल दिखाई देंगे, मोती डूंगरी में जहां पर गणेश जी का मंदिर भी स्थित है, उन महलों का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त चाकसू के अंदर शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया। चाकसू में किसका निर्माण करवाया? शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया। माधो सिंह के बाद में अगले जो हम प्रतापी शासक पढ़ेंगे उनका नाम है प्रताप सिंह। उनका क्या नाम है? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह का जो शासनकाल है यह लगभग 1778 ईस्वी से 1803 ईस्वी के मध्य था। प्रताप सिंह और मराठाओं के कुछ युद्ध हुए, वो युद्ध क्रम से हमें याद रखने हैं। प्रताप सिंह का मराठाओं के साथ पहला युद्ध हुआ तुंगा का युद्ध। तुंगा बेसिकली जयपुर में स्थित एक जगह है। तुंगा का युद्ध 28 जुलाई 1787 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। यह युद्ध जयपुर के शासक प्रताप सिंह एवं मराठाओं के मध्य था। जयपुर के शासक का साथ दिया था जोधपुर के शासक विजय सिंह ने। जोधपुर के शासक विजय सिंह ने, जबकि मराठाओं का जो सेनापति था उनका नाम था महादजी सिंधिया। क्या था? महादजी सिंधिया। तुंगा के युद्ध के अंदर जो प्रताप सिंह है वह विजयी रहता है और इस युद्ध के अंदर मराठे हार जाते हैं। इस युद्ध के अंदर मराठे हार जाते हैं। दूसरा युद्ध इनके मध्य हुआ जिसका नाम है पाटन का युद्ध। क्या नाम है जिसका? पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध 20 जून 1789 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। वापस से वही टीम थी। आमेर के शासक प्रताप सिंह और विजय सिंह एक टीम के अंदर थे, जबकि मराठों ने अपना सेनापति चेंज किया और मराठों ने अपना फ्रांसीसी सेनापति भेजा जिसका नाम था डी बोई। जिसका क्या नाम था? डी बोई। और पाटन के युद्ध के अंदर मराठे जो है वो जीत जाते हैं। मराठे यहाँ पर क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं। पाटन के युद्ध के बाद में तीसरा जो इनके बीच में युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था मालपुरा का युद्ध। क्या नाम था? मालपुरा का युद्ध। मालपुरा बेसिकली टोंक में स्थित एक वर्तमान का टोंक के अंदर स्थित है। यह युद्ध 1800 के अंदर लड़ा गया था। इसमें प्रताप सिंह था, लेकिन जो क्या नाम है उनका, विजय सिंह जी की मृत्यु हो चुकी थी। और जोधपुर के जो शासक थे अब कौन थे? भीम सिंह। तो जोधपुर के शासक ने यहाँ पे किसका साथ दिया? आमेर के शासक प्रताप सिंह का। और मराठाओं के जो सेनापति थे उनका नाम था दौलतराव सिंधिया। इस युद्ध के अंदर भी मराठे जीत जाते हैं। तो यहाँ पे 3 युद्ध आपको याद रखने हैं। पहला युद्ध तुंगा का युद्ध जिसमें प्रताप सिंह जीता, दूसरा पाटन का युद्ध, और तीसरा मालपुरा का युद्ध। पाटन और मालपुरा वाले युद्ध के अंदर कौन जीते? मराठा। पाटन और मालपुरा वाले युद्ध के अंदर कौन जीते? मराठा। तो ये तो थी प्रमुख कौन कौन से युद्ध थे जो प्रताप सिंह के समय लड़े गए थे। अब हम देखते हैं प्रताप सिंह की प्रमुख सांस्कृतिक उपलब्धियां कौन कौन सी है। तो प्रताप सिंह एक बहुत विजनरी शासक थे। इनके समय जयपुर के अंदर सांस्कृतिक और जो साहित्यिक चीजें हैं वो बहुत ज्यादा फली फूली। हवा महल जैसी प्रमुख जो टूरिस्ट प्लेस है उसका निर्माण भी इसी समय हुआ था। इसके अतिरिक्त इनके दरबार के अंदर 22 जो है प्रमुख इनके दरबारी विद्वान थे जिनको प्रताप बाईसी कहा जाता है। इनके लिए इन्होंने जो है वो गुणीजन खाना का निर्माण भी करवाया था। तो अब हम इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां देखते हैं। इन्होंने 1799 ईस्वी के अंदर जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया। हवा महल के जो वास्तुकार थे उनका नाम था लालचंद उस्ता। क्या नाम था? लालचंद उस्ता। हवा महल 5 मंजिला इमारत है। 5 फ्लोर की बनी हुई एक इमारत है। पहली मंजिल का नाम है शरद मंदिर, दूसरा का नाम है रतन मंदिर, तीसरा का नाम है विचित्र मंदिर, चौथे मंजिल का नाम है प्रकाश मंदिर और पांचवे का नाम है हवा। एक दो बार इनको बोलोगे आपको याद हो जाएंगे, शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा। वापस बोलो, शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश एवं हवा। तो ये 5 मंजिला इमारत का निर्माण करवाया जिसका नाम था हवा महल। हवा महल की अगर आप आकृति देखोगे तो हवा महल की आकृति आपको कुछ कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी। ठीक है, एक एक मंजिल ऐसे नीचे की तरफ ये कंपेरेटिवली फैली हुई है और ऊपर की तरफ जाने पर ये कॉन्ट्रैक्ट होती जाती है। तो इस प्रकार की जो आकृति थी यह भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान थी। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान थी। हवा महल जो है इसमें बहुत सारे झरोके बने हुए हैं। हवा महल में लगभग 953 झरोके स्थित है। यह जो झरोके हैं यहाँ से उस समय जो रानियां थी
या फिर जो शाही परिवार के सदस्य थे वो तीज की सवारी देखा करते थे, तीज व गणगौर की सवारी देखा करते थे। तो याद रखना प्रताप सिंह के समय क्या क्या चीजें हुई। प्रताप सिंह ने एक तो हवा महल का निर्माण करवाया, एक बार फटाफट से इसको रिवीजन कर लेते हैं। हवा महल जो है यह 5 मंजिला इमारत है। कितनी मंजिला? 5 मंजिला इमारत है। इसके वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे। पांचों मंजिल के नाम शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश एवं हवा। इसकी आकृति भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। इसमें 953 झरोके हैं। इन झरोके से तीज व गणगौर की सवारियां देखी जाती थी। ये तो हुई स्थापत्य कला की बात। अब थोड़ी सी साहित्य की बात कर लेते हैं। प्रताप सिंह खुद जो है एक अच्छा साहित्यकार था। ये खुद कविताएं लिखता था। और प्रताप सिंह जो है वह ब्रज निधि नाम से कविता लिखता था। किस नाम से? ब्रज निधि नाम से कविता लिखता था। प्रताप सिंह के जो काव्य गुरु थे उनका नाम था गणपति भारती। क्या नाम था? गणपति भारती। प्रताप सिंह का संगीत अथवा म्यूजिक के अंदर भी इंटरेस्ट था। प्रताप सिंह के जो संगीत गुरु थे उनका नाम था चांद खां। और इन चांद खां की पुस्तक का नाम है स्वर सागर। क्या नाम है? स्वर सागर। और प्रताप सिंह ने अपने संगीत गुरु को उपाधि भी दे रखी थी। उपाधि थी इनकी बुद्ध प्रकाश। तो याद रखना प्रताप सिंह के काव्य गुरु थे कौन थे? गणपति भारती। संगीत गुरु कौन थे? चांद खां। चांद खां की उपाधि क्या थी? बुद्ध प्रकाश। और इनकी पुस्तक का क्या नाम था? स्वर सागर। पुस्तक का क्या नाम था? स्वर सागर। संगीत में इनकी इतनी रुचि थी कि इन्होंने जयपुर के अंदर संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया था। इस संगीत सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। क्या नाम था? देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। क्या नाम था? देवर्षि ब्रजपाल भट्ट। इस संगीत सम्मेलन के अंदर एक पुस्तक की रचना करवाई गई थी जिसका नाम था राधा गोविंद संगीत सार। क्या नाम था? राधा गोविंद संगीत सार। स्थापत्य कला एवं संगीत के साथ साथ प्रताप सिंह का जो शासन काल है वह जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। वह जयपुर अथवा आमेर की जो चित्रकला था उसका क्या कहलाता है? स्वर्ण काल। क्यों स्वर्ण काल कहलाता है? क्योंकि प्रताप सिंह ने जयपुर के अंदर एक चित्रकला स्कूल की स्थापना करी थी। और इस चित्रकला स्कूल के अंदर एक फेमस चित्रकार थे जिनका नाम था लालचंद। क्या नाम था? लालचंद। लालचंद नाम याद रखना। लालचंद ने पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाए। पशुओं की लड़ाई के क्या बनाए? चित्र बनाए। याद रखना चित्रकला के अंदर सूरत खाना की स्थापना किसने की थी? जो इससे 2-3 शासक पहले हमने पहले पढ़े थे उसमें से जो सवाई जयसिंह थे उन्होंने तो जयपुर में किसकी स्थापना करी थी? सूरत खाना की। जबकि जयपुर में चित्रकला स्कूल की स्थापना किसने की थी? प्रताप सिंह ने की थी। प्रमुख चित्रकार कौन था? लालचंद। क्या करता था? पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाता था। पशुओं की लड़ाई के क्या करता था? वह चित्र बनाता था। तो म्यूजिक की बात कर ली, साहित्य की बात कर ली, चित्रकला की बात कर ली। अब देखते हैं लोक नाट्य। तो राजस्थान का एक प्रमुख लोक नाट्य है जो ओरिजिनली तो कहाँ था? महाराष्ट्र का। लेकिन प्रताप सिंह ने क्या किया? एक कलाकार थे तमाशा के जिनका नाम था बंशीधर भट्ट। इन बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से ये लेके आए जयपुर के अंदर। और उसी समय से जयपुर के अंदर जो तमाशा लोक नाट्य है ये क्या हुआ? प्रचलित हुआ और लोकप्रिय हुआ। प्रताप सिंह के दरबार के अंदर कुल 22 विद्वान थे। ये जो 22 विद्वान थे इन्हें गंधर्व 22 ही कहा जाता था अथवा प्रताप 22 ही कहा जाता था। इनके लिए प्रताप सिंह ने गुणीजन खाना बनवाया था। क्या बनवाया था? गुणीजन खाना बनवाया था। प्रताप सिंह के बाद में अगले जो प्रतापी शासक हम पढ़ेंगे उनका नाम है जगत सिंह। उनका क्या नाम है? जगत सिंह। जगत सिंह का जो शासन पीरियड है यह लगभग 1803 से 1818 ईस्वी तक था। जगत सिंह की प्रेमिका का नाम था रस कपूर। क्या नाम था? रस कपूर। जगत सिंह की प्रेमिका रस कपूर क्या करती थी कि शासन कार्यों में हस्तक्षेप करती थी। इसलिए जगत सिंह ने उनको गिरफ्तार करवा के जो नाहरगढ़ का किला है जिसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था वहां पर उनको रख रखा था। और प्रताप सिंह के समय जो हमने विजय सिंह जी पढ़े थे जिन्होंने प्रताप सिंह की मराठाओं के खिलाफ मदद की थी, उनकी प्रेमिका का नाम था गुलाब राय, जिसे जोधपुर की नूरजहां भी कहा जाता है। तो याद रखना रस कपूर किन की प्रेमिका थी? रस कपूर प्रेमिका थी जगत सिंह की जो आमेर के शासक हैं। जबकि गुलाब राय किसकी प्रेमिका है? मारवाड़ के शासक विजय सिंह की। मारवाड़ के शासक विजय सिंह की। जगत सिंह द्वितीय जो है आमेर वाले वह 1818 ईस्वी के अंदर अंग्रेजों के साथ संधि कर लेते हैं। अंग्रेजों के जो प्रतिनिधि थे वो थे चार्ल्स मेटकॉफ। जबकि आमेर के जो प्रतिनिधि थे उनका नाम था रावल बेरीसाल। क्या नाम था? रावल बेरीसाल। रावल बेरीसाल। एक और शासक बचे हैं जिनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इन्होंने मॉडर्न डे जो आपको जयपुर दिखता है उसका आर्किटेक्चर के अंदर काफी जो है इनका रोल था। वो थे राम सिंह द्वितीय। कौन थे? राम सिंह द्वितीय।
राम सिंह द्वितीय का जो टाइम पीरियड है यह 1835 से 1880 ईस्वी के मध्य था। 1857 की क्रांति के समय यह जयपुर के शासक थे। राजा इनके जो राम सिंह द्वितीय के जो पिता का नाम था वो था जय सिंह। क्या नाम था? जय सिंह। जय सिंह थर्ड या फिर जय सिंह तृतीय। जय सिंह तृतीय की मृत्यु के बाद में यह कम उम्र में ही आमेर के शासक बन गए थे। और इनके जो संरक्षक थे वो जॉन लुडलो थे। कौन थे? जॉन लुडलो। जॉन लुडलो ने राम सिंह द्वितीय के साथ मिलकर सती प्रथा, समाधि प्रथा, कन्यावध, मानव व्यापार जैसी जो कुरीतियां थी इनके ऊपर रोक लगा दी थी। राम सिंह द्वितीय ने 1857 के अंदर जयपुर में कला के विकास के लिए मदरसा ए हुनरी की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी? मदरसा ए हुनरी की स्थापना करी। यही जो वर्तमान में मदरसा ए हुनरी है, इसे वर्तमान में हम राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नाम से जानते हैं। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नाम से जानते हैं, जो कि जयपुर के अंदर स्थित है। इसके अलावा कांति चंद्र मुखर्जी के कहने पर इन्होंने 1866 ईस्वी के अंदर जयपुर में कन्या विद्यालयों की स्थापना करी, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। उस समय राजस्थान की सभी रियासतों में यह प्रथम ऐसी रियासत थी जहां पर कन्या विद्यालयों का क्या किया गया था? स्थापना की गई थी। तो किसके कहने पर? कांति चंद्र मुखर्जी के कहने पर। कब? 1866 के अंदर। राजस्थान की क्या थी? यह पहला कन्या विद्यालय थी और आमेर राजस्थान की पहली ऐसी रियासत थी जिसने कन्या विद्यालयों का क्या किया था? निर्माण किया था। जयपुर के अंदर राम सिंह द्वितीय के समय महाराजा कॉलेज और जो संस्कृत कॉलेज है इसकी स्थापना की गई। 1876 ईस्वी के अंदर प्रिंस अल्बर्ट जो है वह आमेर के अंदर आए और प्रिंस अल्बर्ट ने जयपुर के अंदर जो अल्बर्ट हॉल है उसकी नींव रखी। किसकी नींव रखी? अल्बर्ट हॉल की नींव रखी। अल्बर्ट हॉल जो है वह रामनिवास बाग के अंदर स्थित है जयपुर के अंदर। अल्बर्ट हॉल के जो वास्तुकार थे इनका नाम था स्टीवन जैकब। क्या नाम था? स्टीवन जैकब। 1876 में अल्बर्ट हॉल की नींव रखी थी जो प्रिंस थे अल्बर्ट ने। इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ 1887 में जाकर, और 1887 के अंदर जो एडवर्ड ब्रेडफोर्ड थे उन्होंने अल्बर्ट हॉल का क्या किया था? उद्घाटन किया था। और अल्बर्ट हॉल के उद्घाटन के समय रामनिवास गार्डन का निर्माण करवाया गया। जयपुर का काफी बड़ा और फेमस उद्यान है जो कि जयपुर के अंदर अजमेरी गेट के पास में स्थित है। जयपुर के अंदर आप जो गुलाबी रंग देखते हो जिससे जयपुर का नाम गुलाबी नगरी पड़ा, वह राम सिंह द्वितीय के समय ही करवाया गया था। राम सिंह द्वितीय के समय ही जयपुर में कलर कौन सा करवाया गया था? गुलाबी रंग करवाया गया था प्रिंस अल्बर्ट के उनके आने की खुशी के अंदर। जयपुर को सर्वप्रथम पिंक सिटी जो नाम दिया वो स्टेनले रीड की पुस्तक थी जिसका नाम था रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया। इस रॉयल टाउन्स ऑफ इंडिया में जयपुर को क्या नाम दिया था? पिंक सिटी। और उसके बाद तो पिंक सिटी के नाम से जयपुर जो है वो फेमस हो गया। जयपुर के अंदर ब्लू पोट्री जो है वह राम सिंह सेकंड के समय लोकप्रिय हुई। किसके समय लोकप्रिय हुई? राम सिंह सेकंड के रूप में। राम सिंह सेकंड के समय क्या हुई? वह लोकप्रिय हुई। राम सिंह सेकंड के बाद में लास्ट जो हम प्रतापी शासक पढ़ेंगे उनका नाम था माधो सिंह द्वितीय। माधो सिंह द्वितीय का जो टाइम पीरियड है यह 1880 से 1982 ईस्वी के मध्य था। माधो सिंह को बब्बर शेर कहा जाता था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि बनारस यूपी के अंदर स्थित है, उसकी स्थापना के लिए माधो सिंह ने मदन सिंह मालवीय को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। कितने लाख रुपए की? 5 लाख रुपए की। माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 दासियों के लिए एक जैसे महल का निर्माण करवाया था नाहरगढ़ के किले के अंदर। इसके अतिरिक्त चंद्र महल के अंदर मुबारक महल का निर्माण करवाया। याद करना, चंद्र महल का निर्माण तो किसने करवाया था? सवाई जयसिंह ने। और चंद्र महल के अंदर मुबारक महलों का निर्माण कौन करवा रहा है? माधो सिंह द्वितीय। माधो सिंह द्वितीय के समय 1904 ईस्वी के अंदर जयपुर में डाक व्यवस्था प्रारंभ हुई। यह किसी भी रियासत के अंदर पहली बार था जब डाक की शुरुआत हुई थी। उससे पहले किसी भी रियासत में डाक व्यवस्था नहीं थी। डाक व्यवस्था खाली जो ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे जहां पर अंग्रेजों का अधिकार था वहां पर ही डाक व्यवस्था चलती थी। एडवर्ड सप्तम का जब राज तिलक हुआ उस समय ये जो माधो सिंह द्वितीय थे यह लंदन गए थे और अपने साथ यह चांदी के 2 बड़े बड़े घड़े लेकर गए थे। और इन चांदी के 2 बड़े बड़े कलशों के अंदर ये क्या लेकर गए थे? गंगा जल लेकर लंदन गए थे। जब 1947 के अंदर हमारा देश आजाद हुआ उस समय राजस्थान के आमेर रियासत के जो शासक थे उनका नाम था मान सिंह द्वितीय। आजादी के समय शासक थे। और इनकी जो रानी थी उनका नाम था गायत्री देवी। वह कूच बिहार बंगाल की राजकुमारी थी। यह राजस्थान की पहली लोकसभा सदस्य भी रही है गायत्री देवी 1962 के अंदर।
इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसेस रिमेंबर। क्या नाम था? प्रिंसेस रिमेंबर। आगे चल के हम जो एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान का एकीकरण जब हुआ था, तो उस समय एकीकरण के समय राजस्थान के जो पहले राज प्रमुख थे वो मानसिंह द्वितीय ही थे। उसके बाद में तो हम देखेंगे कि इनकी प्रीव्यू पर्स वगैरह समाप्त हो जाएंगे और राज प्रमुख का पद ही समाप्त हो जाएगा और राज्यपाल पद आ जाएगा राज प्रमुख के स्थान पर। ये सब चीजें हम राजस्थान के एकीकरण में देखेंगे। तो आमेर अथवा जयपुर का जो इतिहास है वो यहीं समाप्त होता है। बीच में अगर कुछ राजाओं के नाम आएंगे तो उन्हें हम राजस्थान हिस्ट्री के जो दूसरे टॉपिक है उनके साथ कवर करेंगे।